प्रीपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक ऐसा टॉपिक जो न केवल परीक्षार्थियों, शिक्षकों, बड़े-बड़े साहित्यकारों बल्कि ग्रामेरियंस के लिए भी हमेशा एक सरदर्द का विषय रहा है। प्रीपोजिशन वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसके बारे में परफेक्शन का दावा आज तक कोई नहीं कर सका और एग्जामिनेशन चाहे वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या सामान्य एग्जाम हो, दोनों ही परिस्थितियों के लिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक सवाल ना हो ये संभव ही नहीं है। हर हाल में इससे सवाल तो पूछा ही जाता है। तो ये ऐसा टॉपिक है जिसमें कंफ्यूजन भी सबसे ज्यादा होता है, सरदर्द बना रहता है विद्यार्थियों के लिए और बगैर इसके किसी परीक्षा का हो जाना संभव ही नहीं है। ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जिसमें प्रीपोजिशन से रिलेटेड कोई टॉपिक ना पूछा जाए। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आज मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूं। तो आप बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा और स्वागत करता हूं आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज लेसन नंबर 25 पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज में प्रीपोजिशन चैप्टर को लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और आप इसको एक एक करके देखेंगे। मैं बहुत सिंपल तरीके से और सामान्य तरीके से इसको समझाने का प्रयास करूंगा। ये ऐसा टॉपिक है जिसके बगैर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो या सामान्य एग्जाम हो उससे अच्छे अंक निकालने की अंग्रेजी पेपर में खास तौर से उम्मीद ही नहीं कर सकते। ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और प्रीपोजिशन इसका नाम है संबंध बोधक अव्यय। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं संबंध बोधक। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रीपोजिशन का मीनिंग और इसके लिए हम आपको लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब आपके स्क्रीन पर यहाँ प्रीपोजिशन इसको हमने 4 पार्ट में तोड़ा है इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए। पहला है इसका मीनिंग क्या है, दूसरे में आप जानेंगे इसका डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या है और तीसरे में हम लोग जानेंगे लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशन यानी कितने प्रीपोजिशंस हैं, एक उसकी छोटी सी लिस्ट मिलेगी आपको यहाँ। और अंत में हम जानेंगे यूजेज एंड एग्जाम्पल्स। इस पर कमांड करने का या इसमें महारत हासिल करने का एक सामान्य तरीका ये है कि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स और उसका एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आप इसको जितना ज्यादा जानने का प्रयास करेंगे उतनी ज्यादा गहराई इसमें आपकी बढ़ेगी। मास्टरी के लिए तो आज तक किसी भी नॉवेलिस्ट या बड़े-बड़े अंग्रेजी के विद्वान हुए हैं उन्होंने भी प्रीपोजिशन पर मास्टरी का दावा आज तक कोई नहीं कर पाया। ये इतना पेचीदा विषय होता है तो बड़े ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसको देखते हैं मीनिंग क्या होता है। प्रीपोजिशन का अगर मीनिंग समझना है तो मीनिंग के लिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं मीनिंग प्रीपोजिशन 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है प्री और दूसरा है पोजीशन। प्री एक प्रकार का प्रीफिक्स है, हिंदी में इसको हम उपसर्ग कहते हैं, यानी कि वैसा शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर उसके अर्थ में विशेषता लाए उसको हम उपसर्ग या प्रीफिक्स अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये प्रीपोजिशन 2 वर्ड से बना है, पहला है प्री और दूसरा है पोजीशन। प्री का अर्थ होता है, प्री एक लैटिन रूट से निकला हुआ वर्ड है। तो प्री का अर्थ होता है बिफोर यानी के पहले और पोजीशन का मतलब होता है प्लेस यानी स्थान। तो ये प्रीपोजिशन का शाब्दिक अर्थ हुआ। इसके शाब्दिक अर्थ को अगर हम जाएं विवेचना करें तो ये प्रीपोजिशन का शाब्दिक अर्थ हुआ। इसको भी अगर हम और थोड़ा सा इलैबोरेट करें तो हमें पता चलेगा यहाँ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है जो किसी के स्थान के पहले आए या जिसका स्थान किसी के पहले आए। मतलब जो किसी के पहले आए या जिसका स्थान किसी के पहले आए। इसको मैं थोड़ा सा और
आपको सुगमता पूर्वक समझ में आए, इसके लिए हम दूसरे टॉपिक पर चलेंगे, इसके डेफिनेशन पर। मैं ये जो सबसे लास्ट में अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कि जो किसी के स्थान के पहले आए या जिसका स्थान किसी के पहले आए, इसी चीज को मैंने इसके डेफिनेशन के माध्यम से प्रूव करने का प्रयास किया है। तो अभी हम जानेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में। तो चलिए हम इसके पहले डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन का अगर हम जाएं, परिभाषा की बात करें, तो इसके परिभाषा में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है, ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड placed before a noun or pronoun to show its relation to some other words in the sentence। यानी प्रीपोजिशन उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराता है। अब यहां जो मैं अभी कह रहा था कि उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराता है, और इसी चीज को मैं अभी यहां प्रूफ करूंगा जो थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाया था कि यहां आप देख रहे हैं इस वाले टॉपिक पर अगर आप आए बॉक्स में, तो ये कह रहा है कि जो किसी के स्थान के पहले आए या जिसका स्थान किसी के पहले आए। अब इसको बड़ा आसानी से समझेंगे हम कि यहां मैं इस परिभाषा और ये जो मैंने रेड कलर में यहां पर दिखा है, इस दोनों के बीच का रिलेशनशिप मैं अभी यहां आपके बीच में साबित करूंगा। मैंने क्या यहां पर लिखा है, कम्स बिफोर अ नाउन और प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। इसी को मैंने यहां हिंदी में लिखा कि जो किसी के स्थान के पहले आए या जिसका स्थान किसी के पहले आए। अब यहां हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। प्रीपोजिशन उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आए। तो ये जो मैंने पहला वर्ड लिखा कम्स बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, इसी के लिए लिखा था। और प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, या तो नाउन प्रोनाउन के पहले आए या जिसको नाउन प्रोनाउन के पहले रखा जाए, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। तो ये हुआ इसका डेफिनेशन। प्रीपोजिशन को हम मॉडर्न ग्रामर में स्ट्रक्चरल वर्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये आते हैं ना, उस तरीके से प्रीपोजिशन भी एक प्रकार का स्ट्रक्चर वर्ड है। इसके बगैर ढांचा खड़ा नहीं होता है सेंटेंस का। आमतौर पर सामान्य हर जगह नहीं, लेकिन जब वाक्य की व्यापकता बढ़ती है तो उसमें इसकी जरूरत पड़ती है। अब इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से इसके परिभाषा को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से अभी देखेंगे। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो आप यहां पर देखिए, द मून इज इन द स्काई, माई बैग इज ऑन द टेबल, सी प्लेज विथ अ डॉल, राम गोज टू द मार्केट। अब यहां अगर हम पहले वाले वाक्य की बात करें, द मून इज इन द स्काई, तो यहां पर जो ये इन प्रीपोजिशन है, ये द स्काई और मून के बीच का संबंध बता रहा है। ये बता रहा है कि स्काई और मून के बीच का रिलेशन, यानी चंद्रमा कहां है, आसमान में है। तो चंद्रमा का आसमान में होना ये इन से पता चलता है। अगर इस इन को हटा देंगे तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। दूसरा, माई बैग इज ऑन द टेबल। अब ये बैग और टेबल, द टेबल क्या है, नाउन है। इस नाउन के पहले ऑन प्रीपोजिशन आया और ये टेबल के पहले ऑन आकर के इस टेबल का संबंध बैग के साथ बता रहा है। ऑन यहाँ टेबल तथा बैग का संबंध बता रहा है, यानी दो नाउन के बीच का रिलेशनशिप कैसा है ये ऑन से पता चल रहा है हमें। इसी तरीके से आप देखिए, सी प्लेज विथ अ डॉल, यहाँ विथ जो है ये डॉल और प्लेज, एक डॉल क्या है, नाउन है, और प्लेज क्या है, वर्ब है। तो नाउन और वर्ब के बीच का रिलेशन कैसा है ये इस विथ प्रीपोजिशन से हमें पता चलता है। तो इसीलिए प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के उस नाउन प्रोनाउन का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध क्या है ये बताने का काम हमें ये प्रीपोजिशन ही करता है। आगे देखिए, राम गोज टू द मार्केट, यहां टू प्रीपोजिशन जो है ये मार्केट नाउन के पहले आकर के और उसका रिलेशन गोज के साथ, जाने का काम कहां हो रहा है, बाजार में हो रहा है। इसलिए ये गोज और मार्केट यानी वर्ब और नाउन के बीच का रिलेशन अगर हमें पता चल रहा है तो इसकी जानकारी हमें मिल रही है किससे, प्रीपोजिशन के माध्यम से। यानी टू, मार्केट और गोज का संबंध
बता रहा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्रीपोजिशन दो वर्ड्स के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। तो इस प्रकार हमने एग्जाम्पल्स के माध्यम से प्रीपोजिशन को, और ये एग्जाम्पल्स के माध्यम से अभी हमने प्रीपोजिशन को समझा। इसके बाद हम जानते हैं प्रीपोजिशंस के फीचर्स ऑफ ए प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन से कुछ स्पेशल फीचर होते हैं, वो क्या होते हैं हम उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं फीचर्स ऑफ प्रीपोजिशन की तरफ। आपने देखा इसके दो मुख्य फीचर्स हैं। पहला है ए प्रीपोजिशन हैज एन ऑब्जेक्ट लाइक अ वर्ब, जनरली अ नाउन और प्रोनाउन। जिस तरीके से वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है, इन द सेम वे प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी प्रीपोजिशन की पहली खासियत यह है कि इट हैज एन ऑब्जेक्ट, और स्पेशली वो नाउन या प्रोनाउन होता है। वैसे तो उसकी जगह नाउन इक्विवेलेंट वर्ड्स भी आ सकते हैं, एज फॉर एग्जांपल इन्फिनेटिव आ सकता है, जिरंड आ सकता है। जो भी नाउन इक्विवेलेंट वर्ड होंगे वो सारे ऑब्जेक्ट में आते हैं। पर पहली बात ये समझना है और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो ये जानिए कि नाउन या प्रोनाउन आएगा ही आएगा, या फिर नाउन इक्विवेलेंट कोई दूसरा वर्ड आएगा, यानी इसको एक ऑब्जेक्ट होगा। दूसरा है, यदि प्रीपोजिशन के साथ नाउन प्रोनाउन नहीं रहे तब यह प्रीपोजिशन नहीं होकर के एडवर्ब बन जाता है। यानी विदाउट नाउन या प्रोनाउन आप टू वगैरह जो वर्ड होते हैं इसको आप प्रीपोजिशन में नहीं कहते हैं, तब वह एडवर्ब बन जाता है। हम इस चीज को अभी एग्जांपल के माध्यम से आपके सामने प्रूव करेंगे। देखिए, शी इज इन द रूम, यहां इन के बाद द रूम है, यानी ये प्रीपोजिशन हुआ। द रूम, यहां इन जो है, रूम नाउन है, नाउन के पहले आया, ये प्रीपोजिशन है। पर अगर ये नहीं है और हम कह रहे हैं कम इन, आप यहां देखें दूसरे वाले वाक्य में, तो यहां इन के बाद कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है, ये बिना नाउन प्रोनाउन का है, और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस को शो कर रहा है। आने का काम कहां करना है, कहां आओ, यहां आओ, कम हियर, कम इन, ये अंदर आओ, कहां आओ, अंदर आओ। तो ये इन जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये एडवर्ब है, यानी बिना नाउन प्रोनाउन के इन प्रीपोजिशन जो है वो एडवर्ब बन जाता है। दूसरा एक और एग्जांपल देखिए, द फैन इज ओवर माई हेड, पंखा मेरे सर के ऊपर है। तो मेरे पंखा और मेरे सर के बीच का रिलेशनशिप इस ओवर से पता चल रहा है। ओवर, यहां पर ओवर प्रीपोजिशन है दूसरे वाक्य में। पर जब मैं कहता हूं द गेम वाज ओवर, यानी खेल खत्म हो गई, खेल समाप्त हो गया। अब यहाँ ओवर के बाद कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है, तो यहाँ ओवर क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। तो प्रीपोजिशन के बारे में एक बात और याद रखने वाली जरूरी बात है कि अगर इसके बाद कोई नाउन प्रोनाउन या इक्विवेलेंट कोई नाउन वर्ड है तभी ये प्रीपोजिशन होगा, अन्यथा ये एडवर्ब बन जाता है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ प्रीपोजिशन। तो ये प्रीपोजिशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसको अभी हमने आपको यहाँ पर बताया एग्जाम्पल के माध्यम से, प्रीपोजिशन को भी बताया, और हम एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज को भी देख लिया। आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पर। अब हम जानेंगे लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशंस। तो ये लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशंस, कुछ प्रीपोजिशंस के हमने कलेक्शंस यहाँ पर आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल में इन, एट, फॉर, इनटू, अंडर, टिल, ड्यूरिंग, विदाउट, अप, ऑन, टू, ये सब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं जिनका प्रयोग सामान्यतः वाक्यों के अंदर होता ही होता है। फ्रॉम, आफ्टर, अबाउट, ओवर, टुवर्ड्स, बिहाइंड, बिलो, ऑफ, बाय, विद, बिफोर, नियर, बिटवीन, थ्रू, अमॉन्ग। तो ये प्रीपोजिशंस हैं, इनका प्रयोग सामान्य रूप से हमारे प्रयोग में होता है। अब हम जानेंगे इनके यूजेज और एग्जाम्पल्स को। तो यूजेज और एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम प्रीपोजिशंस को समझने का प्रयास करेंगे। जितना हम ज्यादा से ज्यादा इसके एग्जाम्पल्स को लेंगे उतना ज्यादा इसके अर्थ की स्पष्टता हमारे सामने आएगी।
तो सबसे पहले हम जानते हैं अबाउट। कुछ हमने प्रीपोजिशंस लिए हैं जिसके मीनिंग, उसके अर्थ और उसके एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको हम क्लैरिफाई करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला है अबाउट। इसका प्रयोग किया जाता है वाक्य में, जैसे के लगभग का अर्थ अगर देना हो, के बारे में और अत्यंत, तो इस तरीके के अर्थ में अबाउट का प्रयोग किया जाता है। इसको बेहतर तरीके से हम समझ पाते हैं तो वो एग्जाम्पल्स के माध्यम से। तो एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझना आसान होगा और आप सुगमता पूर्वक इसको समझ भी पाएंगे। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं, 3-3 एग्जाम्पल्स से इन सारे प्रीपोजिशंस को मैं इलस्ट्रेट करने का प्रयास करूंगा। जैसे पहला अर्थ हमने बताया था अबाउट का, के लगभग। तो आप देखिए, इट इज अबाउट 5 o'clock, मतलब लगभग 5 बजे हैं। लगभग 5 बजे हैं। इट इज अबाउट 5 o'clock। उसी तरीके से व्हाट डू यू नो अबाउट राम, दूसरा अर्थ मैंने बताया था के बारे में। आप राम के बारे में क्या जानते हैं, तो ये दूसरा अर्थ हुआ। तीसरा अर्थ आप देख रहे हैं अत्यंत, मतलब द गेम इज अबाउट टू स्टार्ट। इसका मतलब हुआ खेल अब शुरू ही होने वाला है, यानी शुरू होने के अत्यंत नजदीक है, बस अब शुरू ही हो चुका है, एक तरीके से समझिए। तो ये इसका अर्थ होता है, द गेम इज अबाउट टू स्टार्ट। तो ये एक अबाउट का आपने 3 अर्थ में देखा, के लगभग, के बारे में और अत्यंत के अर्थ में इसका प्रयोग आपने देखा। चलिए अब हम दूसरा जानते हैं, दूसरे प्रीपोजिशन पर बढ़ते हैं। ये है अबव। अबव का एक अर्थ होता है के अधिक के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, दूसरा के ऊपर लेकिन सटा हुआ नहीं, और तीसरा होता है के बाहर। इन तीनों अर्थ को हम यहाँ एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। अब एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो आप देख रहे हैं आई एम एबव 40, मतलब मैं 40 के ऊपर हूं, मतलब मेरी उम्र 40 वर्ष से अधिक है। तो से अधिक के अर्थ में एबव का इस्तेमाल हुआ। दूसरा, द फैन इज एबव माई हेड, पंखा मेरे सर के ऊपर है। तो पंखा का मेरे सर के ऊपर होना, वो मेरे सर पर सटा हुआ नहीं है, सर के ऊपर है सर के ऊपर लेकिन सर से सटा हुआ नहीं। तो ऐसे अर्थ में एबव का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, ही स्पेंड्स एबव हिज कैपेसिटी, मतलब के बाहर, वह अपनी क्षमता के बाहर खर्च करता है। कैपेसिटी 100 रुपए कमाने की है पर 1000 रुपए खर्च करना, तो कमाई से जब आप अधिक बढ़ चढ़ के खर्च कर रहे हैं उसके अर्थ में दिखाना है। बियॉन्ड कैपेसिटी अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम अबव का प्रयोग करते हैं। ये इसका विशेष अर्थ हुआ। इसी तरीके से आफ्टर, आफ्टर का भी देखिए बहुत सारे यूज है। ऐसा नहीं कि मैं जितना प्रयोग बता रहा हूं उतना ही है, लेकिन मैंने कम से कम 3 एग्जांपल्स दिए कि वीडियो लंबा ना हो लेकिन आपको उसके प्रयोग के अर्थ की स्पष्टता समझ में आ जाए। आफ्टर के विषय में, के बाद और की खोज में, इस तरीके के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है, तो हम इसको भी जानेंगे। अब देखिए, द पुलिस इंक्वायर्ड आफ्टर द केस, इसका मतलब हुआ के विषय में, पुलिस ने केस के विषय में जांच पड़ताल की, पूछताछ की, ये इसका अर्थ हुआ। आगे बढ़ते हैं, वी स्टार्टेड आफ्टर द रेन स्टॉप्ड, मतलब हुआ जब बारिश समाप्त हो गई तब हमें कहीं जाना था या निकलना था या कुछ भी करना था, हमने उसके बाद इस काम को शुरू किया। तो इसका अर्थ हुआ के बाद, यानी बारिश समाप्त होने के बाद हमने इस काम को शुरू किया। तीसरा है, द पुलिस रैन आफ्टर द थीफ, यानी पुलिस चोर के पीछे भागी, पुलिस चोर के पीछे भागी, तो की खोज में, यानी चोर की खोज में भागी। तो ये इसका अर्थ हुआ, आफ्टर का आपने प्रयोग देखा। अब आप देखेंगे अगेंस्ट। अगेंस्ट का मुख्य रूप से 2 अर्थ होता है, एक होता है के विरुद्ध और एक होता है से सटकर। एज फॉर एग्जाम्पल हम यहां देखेंगे, डोंट गो अगेंस्ट लॉ, मतलब कानून के विरुद्ध मत जाओ, कानून के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए हम अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। दूसरा, देयर इज ए लैडर अगेंस्ट द वॉल, दीवाल के से सट कर एक सीढ़ी लगी हुई है। जैसे हमें छत पर चढ़ना हो तो हम दीवार पर सीढ़ी लगा करके खड़ा कर देते हैं, तो उसके लिए प्रयोग किया गया कि द लैडर इज अगेंस्ट द वॉल, यानी दीवाल के सपोर्ट से सीढ़ी को स्लाइटली खड़ा जो किया गया, इसके लिए प्रयोग किया गया अगेंस्ट द वॉल, यानी वो सीढ़ी जो है वो दीवार के सपोर्ट में खड़ी है, यानी दीवार के ऊपर फोर्स लगा रही है और दीवार उसको अपने ऊपर रोक करके रखा है, इसलिए वो सीढ़ी उससे लगी हुई है।
आगे हम देखेंगे तो ये है एट। एट का अर्थ होता है में, पर, निश्चित समय और छोटे स्थान, दोनों ही अर्थों में एट का प्रयोग होता है। कीमत के प्रयोग में कीमत की दर अगर बताना हो, की दर से, की कीमत से या के दर से, उसी तरीके से त्योहार के नाम के पहले भी एट का प्रयोग होता है। इसको भी हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कहता है ही गेट्स अप एट 4, वह 4 बजे जगता है। 4 बजे एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम है, वह 4 बजे जगता है, तो समय को बताने के लिए भी इंडिकेट एट लगता है वहां पर। दूसरा, ही लिव्स एट मुजफ्फरपुर, छोटे जगह का प्रयोग करना हो तो उसके लिए, छोटे स्थान के लिए एट का प्रयोग, मुजफ्फरपुर में रहता है, यहाँ में की अंग्रेजी या एट लगेगी। शुगर सेल्स एट 40 रुपीज अ किलो, यानी चीनी 40 रुपए किलो की दर से बिकती है। वी मेट एट होली, हम लोग होली में मिले, तो यहाँ पर त्योहार के नाम के साथ भी ये लगता है एट। आगे हम जानेंगे एमोंग का प्रयोग। एमोंग का प्रयोग किया जाता है 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच में किसी बात को अगर दर्शाना हो। जैसे राम इज पॉपुलर एमोंग हिज फ्रेंड्स, मतलब हुआ राम अपने दोस्तों के बीच लोकप्रिय है, बहुत सारे दोस्त हैं, उनके बीच में वह लोकप्रिय है। आगे, डिवाइड स्वीट्स एमोंग 4 गर्ल्स, मिठाइयों को 4 लड़कियों के बीच बांट दो। अब मोर देन 3 हो गया, मोर देन 2 हो गया, वहां पर एमोंग का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए बिफोर। बिफोर का मतलब होता है के पहले, मतलब समय से, के पहले, स्थान के पहले भी, और किसी के सामने, इस अर्थ में भी बिफोर का प्रयोग किया जाता है। तो हम अभी इसका अर्थ जानेंगे एग्जाम्पल से। दे विल गो बिफोर 9 o'clock, मतलब वो 9 बजे के पहले जाएंगे, उनके जाने का काम जो होगा वो 9 बजे के पहले हो जाएगा। दूसरा है नवंबर कम्स बिफोर दिसंबर, यानी नवंबर दिसंबर के पहले आता है। नवंबर का जो पोजीशन है वो दिसंबर से पहले आता है, तो पोजीशन दिखाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। आगे, द थीफ वाज ब्रॉट बिफोर द जज, चोर को जज के सामने लाया गया। के सामने के अर्थ में, यानी जज के सामने चोर को प्रस्तुत किया गया, तो यहां भी उस अर्थ में बिफोर का प्रयोग किया गया। आगे है बियॉन्ड, इसका अर्थ होता है स्थान के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं के पीछे, और समय के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए हम इसको भी समझते हैं। देयर इज अ ट्री बिहाइंड द वॉल, इसका अर्थ हुआ कि दीवार के पीछे एक पेड़ है, तो यह किसी चीज के स्थान के बारे में बता रहा है। द ट्रेन इज रनिंग बिहाइंड टाइम, मतलब हुआ समय आज ट्रेन आजकल समय से पीछे चल रही है। कहने का मतलब है कि ट्रेन के आने का समय अगर 9 बजे है तो वह 9:15 में पहुंच रही है, यानी 15 मिनट विलंब से चल रही है, देरी से चल रही है। इसलिए बिहाइंड टाइम हम कहते हैं कि समय से बाद में आना, समय के पीछे। समय है 9 बजे, आ रहा है 9:15 में, तो आप कहेंगे समय के आगे? जी नहीं, 9 का समय हो और अगर 9:15 में आ जाए तो हम कहेंगे कि समय के पहले आ गई, बिफोर टाइम आ गई। लेकिन समय 9 बजे हो गया और उसका पहुंच रही है 9:15 में, यानी 9 बजे के 15 मिनट बाद पहुंची, विलंब से पहुंची, देरी से पहुंची, यानी समय से पीछे चल रही है, ये इसका अर्थ हुआ। इसी तरीके से बिटवीन का प्रयोग, केवल 2 व्यक्ति या वस्तु के बीच का अगर प्रयोग करना हो तो वहां बिटवीन का प्रयोग करते हैं। और समय, दूरी और उम्र को भी दिखाने के लिए बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम इसको भी समझते हैं एग्जाम्पल से। राम इज सिटिंग बिटवीन हिज फादर एंड मदर, राम अपने माता और पिता के बीच में बैठा है, 2 व्यक्ति के बीच में बैठा है। आगे देखिए, देयर इज अ टेम्पल बिटवीन द रोड एंड द ट्री, सड़क और पेड़ के बीच में अ, अ, मंदिर है, यानी मंदिर के एक तरफ सड़क है और दूसरी तरफ पेड़ है। द गेम विल स्टार्ट बिटवीन 10 AM एंड 11 AM, यानी 10 बजे से 11 बजे के बीच में खेल शुरू होगी। तो समय के 2 बिंदुओं के बीच की बात करनी हो तो वहां भी हम लोग बिटवीन का प्रयोग करते हैं। योर एज इज बिटवीन 21 एंड 22 ईयर्स, तुम्हारी उम्र 21 और 22 वर्ष के बीच की है, यानी उम्र के 2 पड़ाव के बीच का अगर बात करना हो तो वहां भी बिटवीन का प्रयोग होता है। इसी तरीके से हम देखेंगे बाई। बाई का अर्थ होता है घड़ी के अनुसार में,
दूसरा के द्वारा, तीसरा के किनारे या समीप, और चौथा यातायात के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर दिखाना हो, यातायात के साधन की चर्चा करनी हो तो वहां भी बाई का प्रयोग करते हैं। अब इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। इट इज 4 o'clock बाई माई वॉच, मेरे घड़ी में 4 बजे हैं, यानी मेरे घड़ी के अनुसार 4 बज रहा है। यू मे पे बाई चेक और कैश, तुम या तो चेक से पेमेंट कर सकते हो या कैश भुगतान कर सकते हो। ही केम एंड सैट बाई मी, वो आया और मेरे बगल में बैठ गया, मेरे समीप बैठा या मेरे बगल में बैठ गया, मेरे नजदीक बैठ गया। सी केम बाई कार, बस, ट्रेन, यानी यातायात के विभिन्न साधनों का अगर प्रयोग करना हो तो उसके साथ भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें फॉर, तो कोई उद्देश्य बताना हो, पर्पस बताना हो, उसके लिए भी इसका प्रयोग होता है के लिए के अर्थ में। समय और अवधि यानी पीरियड ऑफ टाइम बताना हो तो भी फॉर का प्रयोग करते हैं। की ओर, स्थान को इंडिकेट करने के लिए, और कीमत बताने के लिए। चलिए हम इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ही बॉट ए बुक फॉर मी, उसने एक किताब खरीदी, किसके लिए? मेरे लिए, यानी उसने मेरे लिए किताब खरीदी। खरीदने का पर्पस, उद्देश्य जो था वो मेरे लिए था। शी हैज बीन सिंगिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से गा रही है, यानी उसके गाने का जो समय का अवधि है वो 2 घंटा है, 2 घंटे से वह काम कर रही है। दिस बस इज फॉर पटना, यह बस पटना के लिए है। आगे, ही बॉट दिस पेन फॉर ₹100, वो इस कलम को 100 रुपए में खरीदा, यानी 100 रुपए में उसने कलम को खरीदा। तो यहाँ कीमत बताने के लिए भी फॉर का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये प्रीपोजिशंस के बहुत सारे उपयोग हैं। अभी अगर मैं और बताता तो और भी हैं, मैं प्रीपोजिशंस पर एक और पार्ट इसके आगे लेकर के आऊंगा विशेष रूप से, जिसमें और भी एग्जाम्पल्स के साथ मिसलेनियस एग्जाम्पल्स होंगे और आप इसके अर्थ को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर सारे चीज को मैं एक ही में शामिल करता तो वीडियो निश्चित रूप से बहुत लंबा हो जाता, और मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने इसको सोचा कि ज्यादा लंबा होगा तो आप देखने में बोर हो जाएंगे। टॉपिक की रोचकता बनी रहे, इसलिए मैंने इसको छोटे में ही कवर करने का प्रयास किया और सारे को यहाँ तक लाया हूं। तो मुख्य रूप से ये प्रीपोजिशन का आज इंट्रोडक्शन था, परिचय था, और उससे कुछ यूजेस थे। इसके कुछ और महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट यूज मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको बताने वाला हूं। अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज कमेंट कीजिए। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। लाइक कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपके सहयोग के लिए मैं आभारी हूं और आप सबके स्नेह के लिए भी आभारी हूं। सुझाव मिलता रहता है, देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।